चलो भी लेट्स स्टार्ट। पहली बात, क्वेश्चन 3 से 4 आएंगे। जो क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी रहेगी दैट विल बी, लिखते जाओ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं दैट विल बी 3 to 4, 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और एक क्वेश्चन क्योंकि 4 नंबर का है तो 12 से 16 मार्क्स। ये बहुत ही सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है अदर देन ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स हम कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 2 है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है जी। अब सुनो मेरी बात, सारी की सारी कहानी शुरू होती है चार्ज से। जब चार्ज जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड पे मूव करेगा, यूनिफॉर्म स्पीड पर जब चार्ज जो है मूव करेगा तब करंट आएगा। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब समझते हो? कांस्टेंट, ना तो एक्सेलरेट करना है ना तो डी एक्सेलरेट करना है। मेरे चेहरे तक चली गई ये बात, अगली स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, वो यस नो कर दिया करो। हाँ, 3 ब्रांच हैं, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। वो आता है इलेक्ट्रोस्टैट में क्लास 12th के, जिसमें हम लोग चार्ज की स्टडी तो करते हैं पर हमारा चार्ज रेस्ट पे रहता है, वो मूव नहीं कर रहा होता है। ठीक है। जो चैप्टर नंबर 3 है वो इसी नाम से है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। और जो चैप्टर नंबर 4 और 5 है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैटर एंड मैग्नेटिज्म, उसमें चार्ज एक्सेलरेट और डी एक्सेलरेट करता है तो हम फिर मैग्नेटिक फील्ड आता है। सारी चीज एक ही है लेकिन उसको अलग अलग पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सारी एक साथ पढ़ेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। ठीक है, चलो सबसे पहली बात, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब नाम से पता चल रहा है, स्टैटिक। चार्ज जो है जहां जाएगा वहीं रुक जाएगा, आगे पीछे नहीं होता रहेगा, मूव नहीं करता रहेगा। इसके कुछ एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल है लाइटनिंग। ये आप सबने किया होगा कभी ना कभी। कागज लिया, उसको बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके फिर पेन या पेंसिल या स्केल, मैक्सिमम टाइम स्केल ऐसे करके और ऐसे करते थे हम, और वो ऐसे चिपकने लग जाता था। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप जो भी, वेदर इट्स स्केल और पेन और वॉट एवर इट इज, जब आप उसको ऐसे करते हो ना, आप उसको चार्ज दे रहे हो। क्या कर रहे हो? चार्ज दे रहे हो। जब आप उसको इस तरीके से करते हो तो फ्रिक्शन पैदा होती है। ठीक है, इस पेन के और मेरे सर के बीच फ्रिक्शन पैदा होगी, फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होगी। तो इस वजह से इस पे जो चार्ज होगा वो उन कागज के टुकड़ों से ऑपोजिट चार्ज आता है, तो वो अट्रैक्ट करते हैं। फिर तीसरा ये इसका मतलब ये है कि ये तो चलो इन्होंने गलत, मैं सिंपल और बता देता हूँ। कभी कभी हम बैठे होते हैं और गलती से ना हमारा ये वाला पोर्शन हिट कर जाता है तो बहुत तेज करंट सा लगता है। ठीक है ना, वो भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का ही एक एग्जांपल है। हमारा जो ब्लड है उसमें आयंस हैं, मतलब एक तरीके से चार्ज हमारे अंदर भी ट्रेवल कर रहा है। वी आर ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। समझ आई बात? अगर आप तार को पकड़ लोगे तो आपको करंट लगेगा। ठीक है, तो इट मीन्स यू आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और आपका जो रेजिस्टेंस है वो ना के बराबर है, कम है बहुत, पकड़ के मत देख लेना। ठीक है भाई, चलो सबसे पहले सवाल उठता है व्हाट इज चार्ज। ये एटम है, ये जो आपके सामने स्क्रीन पे ये एटम है, और इस एटम के अंदर दिस इज न्यूक्लियस। ये मेरे पास है न्यूक्लियस। ये इस न्यूक्लियस के अंदर या एक तो मिलेंगे न्यूट्रॉन, एक मिलेंगे प्रोटॉन। इस पे पूरा का पूरा चार्ज होता है पॉजिटिव। ये जो ब्लू कलर से दिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो चार्ज चल रहा है, और जब चार्ज चल रहा है तो करंट आएगा। तो इलेक्ट्रॉन के चलने से भी करंट आता है। एक बार ये सब कुछ पढ़ लेते हैं फटाफट। एवरी बॉडी इज मेड अप ऑफ एटम्स। एटम इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये वही सब बेसिक इंफॉर्मेशन है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव है, और न्यूट्रॉन चार्जलेस है, कोई चार्ज नहीं है। फिर प्रोटॉन्स आर नॉट फ्री टू मूव, तो केवल इलेक्ट्रॉन ही फ्री टू मूव है। ये एक अच्छा पॉइंट है जो पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, क्योंकि जो नहीं, अगर अब से पहले अगर आपसे भी पूछा जाता तो आप में से कोई ना कोई ये जरूर सोचता कि प्रोटॉन भी तो मूव करेगा क्योंकि चार्ज तो उसके पास भी है। तो ये बात आप याद रखें, प्रोटॉन का जो मोशन है वो बाउंड है, प्रोटॉन नहीं मूव कर सकता, केवल और केवल इलेक्ट्रॉन मूव करेगा।
लास्ट पॉइंट कहता है चार्ज इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बिकॉज ऑफ विच द बॉडी एक्सपीरियंस द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। व्हाट डू वी मीन बाय इंटेंसिव प्रॉपर्टी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब है द इनर मोस्ट प्रॉपर्टी। इसके बाद कोई वो नहीं है, सबसे आखिरी की अंदरूनी प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये जो दुनिया है ये बनी है कंपाउंड से। हर चीज में कोई ना कोई कंपाउंड मिलेगा तुम्हें। कंपाउंड किससे बनता है? मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल किससे बनते हैं? एटम से। और एटम किससे बनता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। ठीक है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर चीज चार्ज से बनी है, हर चीज में चार्ज है। समझ आई इतनी बात? ठीक है, बेसिक इंफॉर्मेशन। फिर सवाल आता है यूनिट, अब नोट करना शुरू करना जो जो मैं बताऊंगा। फिर बात आती है आपके पास यूनिट की। सबसे पहली बात, सिंबल होगा स्मॉल क्यू ऑलवेज। चार्ज का जो सिंबल होगा वो होगा स्मॉल क्यू। और एलिमेंट्री चार्ज यूनिट या तो इलेक्ट्रॉन मान लो, जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, या प्रोटॉन। जो एसआई यूनिट है चार्ज की वो क्या है? कूलम। सीजीएस यूनिट बता सकते हो? सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज नहीं पता? स्टैट कूलम, ये होती है सीजीएस यूनिट, स्टैट कूलम। स्टैट कूलम इज द सीजीएस यूनिट, ये भी नोट करेंगे। इसको हम ये भी बोलते हैं E.S.U, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। स्टैट कूलम को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ये भी हम बोलते हैं इसको। समझ आई इतनी बात? लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक कूलम चार्ज का मतलब क्या है? कितने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं किसी भी कंडक्टर से जब उसमें से 1 एम्पियर करंट फ्लो होता है 1 सेकेंड के लिए। फॉर्मूला सीधा सा है, I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। तो अगर मैं Q को लिखूं तो क्या लिखूंगा? I इंटू, तो 1 एम्पियर करंट 1 सेकेंड के लिए फ्लो हो रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर हो रहे हैं? दैट इज 1 कूलम। उनका जो चार्ज होगा वो 1 कूलम कहलाएगा। समझ आई इतनी बात? 2 बातें नोट करनी है, पहली एसआई यूनिट, दूसरी सीजीएस यूनिट। कर लिए तो आगे चलें? कर ली भाई? पीयूष? हाँ, हमारे पास, चलो ये मैं ऐसे ही बताऊंगा। हमारे पास 3 एटॉमिक फंडा एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। कौन कौन से? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव। कितना चार्ज होता है प्रोटॉन के ऊपर? +1.6 10⁻⁻⁻19 कूलम। मास प्रोटॉन का कितना होता है? मास होता है 1.67249 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है, दूसरा आता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -1.6 10⁻⁻19 कूलम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻⁻31 किलोग्राम। लास्ट वन इज न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होगा? 0। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, लेकिन न्यूट्रॉन का मास है। मास कितना है? 1.67492 10⁻⁻27 किलोग्राम। अगर आपसे पूछा जाए आउट ऑफ दीज 3 विच वन इज मोर या मोस्ट हैवीएस्ट, इन तीनों में सबसे ज़्यादा जो मास है वो किसका है? तो वो न्यूट्रॉन का है। न्यूट्रॉन बहुत फ्रैक्शनली थोड़ा सा भारी है, किससे? प्रोटॉन से। समझ आइए बात? क्वेश्चन उठता है जब चार्ज ही नहीं है, आया क्यों है? इस्तेमाल क्यों होता है? जो न्यूक्लियर रिएक्शन है उनको बैलेंस करने के लिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, समझ आई बात? चलो लिख लिया ना? हो जा भाई, नाराज ही हो गया। हाँ, नेक्स्ट आता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बड़ा बदतमीज है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज,
चार्ज को ना तो आप बना सकते हो ना आप मिटा सकते हो, आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो, बस वही एनर्जी की तरह। ठीक है, इन शॉर्ट जो टोटल चार्ज बिफोर रिएक्शन है वो उतना ही होगा जितनी आफ्टर रिएक्शन है। तुम्हारे सामने एक रिएक्शन लिखी हुई है, ये न्यूक्लियर फिजन की, यूरेनियम की। अब जब तुम ऐसे लिखोगे, मेरी बात ध्यान से सुनना, ZXA, Z इज व्हाट, एटॉमिक नंबर। Z क्या है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब है या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह लो या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कह लो, दोनों में ही बात बन जाएगी। फिर उसके बाद बात आती है ए को कहते हैं मास नंबर। मास नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब यहां पे आ जाओ, इसका एटॉमिक नंबर है 92, यहां मैं न्यूट्रॉन लिखूंगा, यहां प्रोटॉन, यहां इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कितने हैं 92, प्रोटॉन कितने हैं 92, और न्यूट्रॉन 235 माइनस 92 143, एक न्यूट्रॉन ये है। तो रिएक्शन से पहले न्यूट्रॉन कितने हैं 144, चार्ज है ही नहीं तो निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोटॉन कितने हैं 92, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 92। इतनी बात क्लियर है। रिएक्शन के बाद आइए, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 56 प्लस 36 कितने हो गए 92। सेम गोज फॉर प्रोटॉन, 56 प्लस 36 कितने हो गए 92। न्यूट्रॉन पे आइए, 144 माइनस 56 कितना जाएगा 88 प्लस 89 माइनस 36 कितना जाएगा 53 प्लस 3 कितना आ गया 144। ठीक है, तो जितना चार्ज पहले है उतना ही चार्ज बाद में है। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। समझ आई इतनी बात? पीयूष फोन चला रहा है, लग गया मुझे पता ना, अच्छा रही बता रहा है, तेरा कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। चलो, दो तरह के चार्ज होते हैं। अब दो तरह के चार्ज का मतलब ये नहीं है कि आपने चार्ज देखे हुए हैं, हम देख के नहीं पहचान सकते। हमने कह दिया भाई एक तरह का चार्ज को प्लस मान लेते हैं, एक तरह के चार्ज को माइनस मान लेते हैं। प्लस से फील्ड लाइंस निकलती हैं, माइनस में फील्ड लाइंस एंटर करती हैं। याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है, एनडीए का टेस्ट है, बिल्कुल बेसिक होगा, एग्जाम है सॉरी। ये दो इक्वल और अपोजिट चार्ज है, बराबर है इनका मैग्नीट्यूड। तो अगर मैं प्लस वाले से देखूं कितनी लाइनें जा रही हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 लाइनें निकल रही हैं। माइनस वाले में कितनी जा रही हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19। वेरी गुड, हम तो बिल्कुल भी टेक्नोलॉजी फ्रेंडली। हाँ, 19 इसमें से जा रही है, 19 इसमें एंटर कर रही है। इसका मतलब चार्ज बराबर है। जो मैग्नीट्यूड का चार्ज है वो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के बराबर माना जाता है, तभी हम लोग उसको स्टडी करते हैं। टू इक्वल और लाइक चार्ज, सेम तरह के चार्ज हैं। तो यहाँ से दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लिखेंगे। नंबर 1, लाइक चार्ज क्या करता है रिपेल, ये अट्रैक्ट कौन बोल रहा था, एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। इसको और दूसरे तरीके से लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज रिपेल्ड बाय पॉजिटिव चार्ज, अट्रैक्टेड बाय। ये दो फील्ड लाइंस हैं। यहां तो ये ऐसे हो गई है और यहां ये ऐसे हो गई है। पॉइंट ए पे चार्ज रखा है Q, पॉइंट बी पे चार्ज रखा है स्मॉल q। आपसे पूछ लिया, आप हमें ये बताइए प्लस Q और माइनस Q का नेचर कैसा है। जो प्लस Q है वो है तुम्हारे पास पॉजिटिव चार्ज, जो माइनस Q है वो है तुम्हारे पास पॉजिटिव चार्ज रिपेल करता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, नेगेटिव चार्ज क्या करता है अट्रैक्ट करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। ये प्रॉपर्टीज हैं भाई, एक प्रॉपर्टी पूछी जा चुकी है, मैं बता देता हूं कौन सी, द लास्ट वन।
दो फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे को। अगर आप फील्ड लाइन पे किसी पॉइंट पे टेंजेंट खींचते हो तो आपको डायरेक्शन मिलती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, बट केवल उसी पॉइंट पे। ये नहीं कि तुमने यहाँ टेंजेंट खींच लिया और फिर तुम मानते चले गए, समझ रहे हो, यहीं पे डायरेक्शन मिली है। तो जब अगर दो फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो दो डायरेक्शन होगी हैं, वो पॉसिबल ही नहीं है। दो डायरेक्शन हो गया वो पॉसिबल ही नहीं है। तो दो फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। उसके बाद पहली लाइन कहता है, ये तो पहली लाइन ही होगी सेम, परपेंडिकुलर होंगे हमेशा सरफेस से। कैसा भी सरफेस उस पर क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। जो मैग्नीट्यूड है चार्ज का और नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है बोथ आर प्रोपोर्शनल। पिछली स्लाइड में एक्सप्लेन करके आया हूँ। प्लस से 19 लाइनें निकल रही थी तो माइनस में 19 लाइनें एंटर कर रही थी। इसी बेसिस पे हमने कहा है कि बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। पॉइंट नंबर 4, स्टार्ट पॉइंट ऑफ द फील्ड लाइन इज एट पॉजिटिव एंड एट द नेगेटिव। फॉर द फील्ड लाइंस टू इधर स्टार्ट और एंड एट इन्फिनिटी अ सिंगल चार्ज मस्ट बी यूज्ड। बिना चार्ज के फील्ड लाइन नहीं आएगी, चार्ज तो होना ही पड़ेगा। सिंगल चार्ज से भी काम चल जाएगा बट बिना चार्ज के कोई भी फील्ड लाइंस नहीं आएंगी। ठीक है, क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं अगली क्लास में और पूछूंगा भी मैं। अभी तो हाँ हो रही है, तुमसे पूछूंगा। अब दोबारा क्यों हुई भाई? ये तुम +1 में +2 में पढ़ चुके हो पीयूष। आप शायद लेट आए थे तब जब मैं चैप्टर करा रहा था, है ना? मिल गया ना बहाना जवाब न देने का? टाइम से आया था, मुझे सब पता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं भाई, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। मैंने बहुत अच्छे से +2 में समझाए हैं। नंबर 1, इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। ठीक है, चलो थोड़ा सा तुम्हें हिंट दे देता हूँ। गॉस लॉ पढ़ाया था मैंने। एनडीए में गॉस लॉ नहीं पूछा जाता है, आज तक तो नहीं पूछा गया। E.ds कंडक्टर के अंदर वो 0 होता है। इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। रीजन हम ये देते हैं, सारा का सारा चार्ज सरफेस पे चला जाता है। अब अगर E.ds है तो उसको मैं लिख सकता हूँ EDS cos 90 है भाई, ना इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हुआ ना सरफेस एरिया। तो cos 90 का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस के बीच अगर ये सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, परपेंडिकुलर है। तो कंडक्टर के अंदर पहली बात इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। दूसरी बात, एक और इसमें पॉइंट नहीं लिखवाया मैंने, चलो कोई बात नहीं। एक और इसमें पॉइंट ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो हमेशा परपेंडिकुलर होंगी। किसके, सरफेस के। चाहे तो उस पॉइंट को सच मान के इसको डेराइव कर लो, चाहे इसको सच मान करके उसको डेराइव कर लो। ठीक है, समझ आई इतनी बात? नेक्स्ट कहता है एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस। ये अभी बता चुका हूँ। इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन द स्टैटिक सिचुएशन। सारा चार्ज कहाँ चला जाता है, सरफेस के ऊपर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर एंड हैज द सेम वैल्यू ऑन इट सरफेस। जहां पर एक हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट का, E इज -dV/dr। अगर कहीं पे E 0 है तो dV की वैल्यू आ गई है 0। dV यानी कि V2 - V1 इक्वल टू 0, यानी कि V2 इज इक्वल टू V1। कांस्टेंट रहता है पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। लास्ट वन, चार्ज कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड σ/ε0। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी भी कंडक्टर पे, सरफेस पे। चलो कैपेसिटेंस, ये थोड़ा सा तुम्हें समझना भाई, इससे क्वेश्चन आ रखा है। जब भी कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है और वो ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में आएगा, उसे बहुत सारे करंट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू काइनेटिक फ्रिक्शन। इतना करंट सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर ही दे सकता है, 20 से 25 एम्पियर। मोटर इतना करंट नहीं देगी, मोटर धीरे धीरे करंट देगी। तो कैपेसिटर जो है, दो कंडक्टर को अगर हम किसी उससे वो कर दें, सेपरेट कर दें, ये मेरे पास दो कंडक्टर हैं, इनको किसी भी डाइलेक्ट्रिक कह दो, इंसुलेटर कह दो, उससे सेपरेट कर दें तो एक हमारे पास एक डिवाइस बन जाता है। उस डिवाइस को हम लोग बोलते हैं क्या, कैपेसिटर। काम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करना। किस फॉर्म में, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड। कुछ भी नहीं बोलना होता है, जो मुंह में है वो नहीं बोलना होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में
एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, पढ़ाया ऐसे जाता लेकिन करता इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में। कॉमन डिवाइस यूज टू सच टास्क इज कैपेसिटर। एसआई यूनिट याद रखिए, लिख लो, एसआई यूनिट इज फेराड, फेरेड होती है, फेरेड। अब जो कैपेसिटर है वो होता है Q अपॉन V। ध्यान से सुनो मेरी बात, ना तो Q पे डिपेंड करता ना तो V पे डिपेंड करता। अगर कोई भी कंडक्टर, ये रूम है, इसकी कैपेसिटी उतनी है जितनी होगी। अगर 50, चलो 50 तो बहुत ज़्यादा, 15 स्टूडेंट की कैपेसिटी है और इसमें बैठ चाहे 10 जाएं चाहे 20 बैठने की कोशिश करे, कैपेसिटी 15 की ही रहेगी। तो चार्ज पे तो निर्भर करेगा नहीं, चाहे कितना भी चार्ज स्टोर कर लो, जितनी उसकी कैपेसिटी है वो उतनी रहेगी। पोटेंशियल का मतलब है एनर्जी, मतलब कैसा भी टेम्परेचर हो, कुछ भी हो, कैपेसिटी थोड़ी बदलेगी। ऐसा नहीं, ऐसा तो नहीं होगा गर्मियों में ज़्यादा होगी सर्दियों में कम होगी, नहीं। तो ना तो वो चार्ज पे डिपेंड करता, ना डिपेंड करता किस पे, पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर। ठीक है, ये तुम्हारे लिए नहीं है, इसको छोड़ दो। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए आप लोग फॉर्मूला याद रखेंगे। ये एक बार सवाल बना था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। नंबर 1 एरिया ऑफ द प्लेट, लिखते जाओ, एरिया ऑफ द प्लेट सबसे पहला पॉइंट है, आप भी लिखते जाओ तनिष्क। नंबर 2 डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, नंबर 2 ये है। और नंबर 3 इज मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। इन 3 चीज़ों पे कैपेसिटेंस डिपेंड करता है, इन 3 चीज़ों पे कैपेसिटेंस जो है वो डिपेंड करता है, पूछा जा सकता है। फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। अगर प्लेट के बीच सेपरेशन 2 गुना बढ़ जाए तो कैपेसिटेंस क्या होगा, बताओ ज़रा। इफ द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इंक्रीज 2 times by maintaining the area of cross section same as well as medium between the plates same, तो कितना रह जाएगा कैपेसिटेंस, 1/2 हो जाएगा भाई। अगर D जो है तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, ऐसा डबल किया ना, तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक है, क्वेश्चन लिखो एक। इफ द, क्वेश्चन लिखिए प्लीज। इफ द radius of the plates of a capacitor, radius of the plates of the capacitor reduced to half, radius of the plates of capacitor reduced to half, keeping separation between plates, same, separation between plates same. What will be the new resistance, capacitance, what will be the new capacitance if the earlier was 20 farad, 20 farad। आयुष कितना आएगा, 40, पक्की बात है। और कोई, समीर, बहुत आसान क्वेश्चन था ये, लाइक आई एम टेलिंग यू जेन्युइनली। मुझे पता कुछ अलग आ रहा है, बता क्या अलग आ रहा है, कुछ क्या आंसर आया, 40, हाफ किया मैंने रेडियस, 80। चलो लेट्स सॉल्व इट। रुद्र
डोंट यू डेयर टू से 40। लड़कियों क्यों इतना बुरा पढ़ाता हूं मैं? ये किसने आ करी? पंगा नहीं लेना मेरे साथ। इधर देखिए, चलो इधर देखिए, इधर देखिए, खुद पे थोड़ी सी मेहनत तेज कर दो, फायदे में रहोगे अगर कायदे में रहोगे पढ़ाई के। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन डी। तुम में से किसी को ये तो नहीं लगता ना कि मैंने प्लेट्स नहीं बताई, सर्कुलर है? प्लीज़ ऐसा मत बोलना, क्योंकि रेडियस स्क्वायर की तो होती नहीं है, ठीक है ना? तो मेरी एक बात बताओ, जब रेडियस हाफ हो गई है तो कैपेसिटेंस हो गया 1/4। अगर पहले 20 था तो अब कितना रह जाएगा? होगी देश की सेवा, है ना पीयूष? मैथ्स अच्छा करने निकले थे, फिजिक्स उससे भी खराब कर बैठे। हाँ ये कोई वो है ना, ये परंपरा है ना, पहला क्वेश्चन था इसलिए। पर अच्छी बात है, जितनी जितनी यहाँ गलती करोगे उतनी वहाँ कम करोगे, इट्स अ गुड थिंग। तुझे 5.5 ग्राम मजाक भी नहीं झेल पाएगा तू मेरा, समझ आई बात? समझ आई बात? तो भाई ये वो क्वेश्चन है जिसमें मैंने तुम्हें पीछे लिखवा दिया, क्योंकि पीपीटी बहुत पहले बनाई थी, इसलिए मुझे याद नहीं रहता है। यही वो चीज़ है जो आपसे पूछी जाएगी बोर्ड्स में भी, याद रखना है बात। मुझे लग रहा है कि इस बार क्वेश्चन आएगा कैपेसिटर से कुछ ऐसा सा, ठीक है? जब +2 पढ़ाऊंगा तब भी करा दूंगा, डोंट। सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल, सीरीज में इस तरीके से, पैरेलल में इस तरीके से, ठीक है? अगली स्लाइड में कुछ है मैंने स्पेसिफिकली, ये ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखिए, सीरीज में कैसे ऐड करते हैं, पैरेलल में कैसे। सीरीज में ऐड करेंगे इस तरीके से, जैसे रेजिस्टेंस को पैरेलल में ऐड करते थे, ऐसे कैपेसिटेंस को किस में ऐड करेंगे? सीरीज में, पहली बात। दूसरी बात, चार्ज सेम रहेगा, ये बात भी कहीं लिखी होगी, नहीं लिखी। चार्ज across each capacitor will be same। हर कैपेसिटर के अक्रॉस जो चार्ज है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्लियर है इतनी बात? बोलो भाई, रिस्पॉन्ड किया करो बस। हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज क्या रहेगा? सेम रहेगा। डोंट यू डेयर सेट लाइक कि मुझे तुझे कुछ देना है, थोड़ा तरीके से बैठ जा। हर एक कैपेसिटर के क्रॉस चार्ज सेम रहेगा। अगर तुम्हें बात याद रहेगी ना तभी मैं तुम्हें समझा पाऊंगा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज, ठीक है? चलो याद रहेगा ऐसे। अगर दो कैपेसिटर हैं तो कैसे ऐड करेंगे? C1 C2 C1 प्लस, और अगर n कैपेसिटर है और सबका कैपेसिटेंस सेम है तो ये देखो मैंने बहुत तरीके से लिखा हुआ है नीचे, C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू C अपॉन n, ठीक है? ठीक है भाई। 8वां वेतन आयोग लगने वाला है और तनख्वाह पता कहाँ जाएगी फिर एक लेफ्टिनेंट की, सोच लो बेटा। अब बात बिल्कुल सीधी सीधी है, सीधी सरल सिंपल। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल ड्रॉप सेम रहेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच कैपेसिटर विल बी सेम। पोटेंशियल ड्रॉप, ये हटाओ, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच कैपेसिटर विल बी सेम। हर कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम रहेगी। और इसमें जो इस C इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा ये इस तरीके से। मतलब अगर 3 है तो C1 प्लस C2 प्लस C3, 4 है तो C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, जैसे हम नॉर्मली ऐड करते हैं, ठीक है? अगर n कैपेसिटर पैरेलल में है तो n इंटू C। 10 कैपेसिटर पैरेलल में लगे हुए हैं और सबका कैपेसिटेंस जो है वो 10 है, तो C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 10 इंटू 10, कितना? 100। व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ? बता सकता कोई? ठीक है, तूने नीट किया, अब मेडिकल ली,
वरना एक फेंक के मारते हैं इंटीग्रेशन, वही पता नहीं क्या हो जाता। द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ इज 711 माइक्रोफैरड, 711 माइक्रोफैरड। ठीक है जी, सवाल देने वाला था, फिर देखा सॉल्यूशन मैंने खुद लिखी हुई है। सवाल कहता है एक 900 पिकोफैरड क्या होता है, कौन बताएगा? वो नैनो होता है। यस, पिकोफैरड का मतलब 10 की पावर -12, ये होता है पिकोफैरड। एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है 900 पिकोफैरड, आपको कैपेसिटेंस गिवन है 900 इंटू 10 की पावर -12। उसके बाद हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इट विल स्टोर। 3 फॉर्मूले एनर्जी के, एक ये एक ये एक ये। अब सवाल ये उठता है कि पता कैसे करें कि कौन सा यूज़ करना है। भाई ये तो कर नहीं सकते क्योंकि इसमें कैपेसिटेंस है ही नहीं, ये वाला नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कैपेसिटेंस ही नहीं है, इसको छोड़ दो। या तो करेंगे कि U²/2 या करेंगे हाफ CV²। दूसरा आपको क्या गिवन है? वोल्टेज, तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? हाफ CV²। 1/2 9 इंटू 10 की पावर -10, V कितना है 100, 10 की पावर 4, तो कितना आ जाएगा 4.5 इंटू 10 की पावर -6 जूल, या 4.5 माइक्रो जूल। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ये एक बेसिक सा न्यूमेरिकल था, ठीक है। एनडीए में ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, बोर्ड्स में नहीं आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, टोटल एनर्जी डेंसिटी, कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है पर यूनिट। जो एनर्जी आई है उसे वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दो? तो क्या मिल जाएगा? एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम कितनी एनर्जी खर्च हो रही है, उसको एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं। ये रहा फॉर्मूला, हाफ एप्सिलॉन नॉट E², हाफ एप्सिलॉन नॉट E², ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब करंट, यहां से शुरू होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है करंट? जब यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कुछ चार्ज पर यूनिट टाइम फ्लो होता है तो हम कहते हैं कि वहां पे कुछ करंट है। तो यहाँ से देख के तुमने ये तो बता दिया फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। जब 1 कूलम चार्ज यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से 1 सेकंड में फ्लो होता है तो हम कहते हैं कि उस क्रॉस सेक्शन से 1 एम्पियर करंट पास हुआ है। ये रहा फॉर्मूला, 3 बार सवाल पूछा जा चुका है। अगर तुम ये भी याद नहीं रख सकते ना तो फिर अब तुम्हें उसने करंट दिया, टाइम दिया, चार्ज पूछ लिया, चार्ज दिया, टाइम दिया, करंट पूछ लिया, चार्ज दिया, करंट दिया, टाइम पूछ लिया। इस पे भी सवाल आए हैं। सो इट्स वेरी वेरी बेसिक, क्लास 9th का फॉर्मूला है ये, 9th या 10th का, ठीक है जी। चलो अब कुछ बातें। बात नंबर 1, हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है करंट। बात नंबर 2, ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्लो डायरेक्टेड ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं उससे ऑपोजिट। अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट तो करंट किस तरफ फ्लो होगा? राइट टू लेफ्ट। अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं ईस्ट टू वेस्ट, हाँ ऑपोजिट। कितनी तरह के करंट होते हैं? कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। नो, करंट। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट चार्ज। करंट कितनी तरह के होते हैं? आयुष बताएगा। कौन कौन से? डायरेक्ट और एसी और डीसी। करंट होते हैं 2 तरह के, एक एवरेज, एक इंस्टेंटेनियस। एसी डीसी को हम यहाँ पे नहीं कंसिडर कर सकते, वैसे होते हैं वो भी ठीक है आंसर, बट 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से? अरे बुड़बक। एवरेज और इंस्टेंटेनियस। जो आप करंट मेजर करते हो थ्रू एमीटर, वो कौन सा करंट होता है? एवरेज के इंस्टेंटेनियस?
रुद्र अगर कोई बात नहीं पता तो हम्बली उसको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं पता सर आप ही बताओ, ठीक है। ये नहीं कि कुछ भी बोल दिया, ठीक है ना, ये नहीं बोल दिया कि जो है नाश्ते में क्या करना है ना, और तूने क्या कह दिया वर्कआउट। तू बेगम है क्या इस क्लास की, तुझे सबका पता है पीयूष, विपुल का भी पता है तुझे। हाँ जी चलो वापस आते हैं भाई। दो तरह के करंट होते हैं, एक एवरेज एक इंस्टेंटेनियस। जो करंट एमीटर मेजर करता है वो हमेशा इंस्टेंटेनियस करंट होता है, एवरेज नहीं हम मेजर कर सकते, हम एवरेज नहीं मेजर कर सकते, तो वो हमेशा इंस्टेंटेनियस करंट होता है। दो तरह के करंट होते हैं, एक एवरेज ये रहा, एक इंस्टेंटेनियस ये रहा। चलो पहले अगली स्लाइड में देखो, न्यूमेरिकल तो नहीं डाल रखा, करा देते हैं। चार्ज फ्लो हो रहा है 3t स्क्वायर, करंट बताना है फ्रॉम t इक्वल टू 1 टू t इक्वल टू 3। ये एवरेज करंट है जो दो टाइम पीरियड के बीच में आएगा। सबसे पहले हम निकालेंगे चार्ज जो है t इक्वल टू 3 पे कितना फ्लो हुआ है, तो 3 3 जा 9 3 जा 27 कूलम। आप t की जगह 3 रख दीजिए। फिर हम कैलकुलेट करेंगे चार्ज t इक्वल्स टू 1 पे कितना फ्लो हुआ है 3। फिर हम करंट निकालेंगे आई एवरेज, जो कि फॉर्मूला आप देख सकते हैं यहां भी लिखा हुआ है। तो यह आएगा 27 माइनस 3 अपॉन 3 माइनस 1, कितना आ जाएगा 12 एम्पियर। कितना आ जाएगा 12 एम्पियर। दूसरी बात, अगर वो हमसे पूछ ले कि आई एट t इक्वल टू 2, ठीक है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, पहले डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव कितना आएगा 60, अब t की जगह 2 रख दो, कितना आ गया 12 एम्पियर। हर बार ऐसा नहीं होगा कि सेम ही आएगा, ये एक इत्तेफाक है, इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि सेम ही आएगा, ठीक है। एमीटर ये वाला मेजर करेगा, चाहे गल्वेनोमीटर हो चाहे एमीटर हो, गल्वेनोमीटर सिर्फ डिटेक्ट करता है, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आया था एक बार अभी पिछले 1-2 साल में, इस पे क्वेश्चन आया था कि किस किस एलिमेंट में क्या क्या करंट कैरियर्स होते हैं। सर्किट चार्ज कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन, सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, इलेक्ट्रोलाइट में आयंस, प्लाज्मा में आयोनाइज्ड गैस में आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इस पे सवाल आया था, हमसे पूछा गया था किसमें, इलेक्ट्रोलाइट में। किसमें पूछा गया था, इलेक्ट्रोलाइट में। इलेक्ट्रोलाइट में याद रखना आयंस, प्लाज्मा में पूछ सकते हैं या आयोनाइज्ड गैस में आयंस भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। चले नेक्स्ट, चलो ओम्स लॉ। क्या ओम्स लॉ हर बार लग सकता है, बताएं जरा। ओम्स लॉ को हम हर बार यूज कर सकते हैं, हाँ या ना, क्यों, क्या कंडीशन है ओम्स लॉ इस्तेमाल होने की, एप्लीकेबल होने की। फिजिकल पैरामीटर्स कांस्टेंट होने चाहिए, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, ये सब क्या होने चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कोई भी कंडक्टर हमेशा ही ओम्स लॉ को फॉलो करेगा, एक टेम्परेचर तक कर सकता है, क्योंकि अगर तुम वोल्टेज बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा करंट पे। करंट एक ही पॉइंट तक तो बढ़ सकता है, इनफाइनाइट थोड़ी हो जाएगा करंट। ओम्स लॉ कहता है कि द करंट फ्लो थ्रू अ मेटालिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द मेटालिक कंडक्टर प्रोवाइडेड फिजिकल कंडीशन रिमेन सेम। जो फिजिकल कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जो फिजिकल कंडीशन है वो सेम होनी चाहिए। ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, ये है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I V अपॉन I। यहां से हमें क्या मिलता है, क्या मिलता है, रेजिस्टेंस। यहां से हमें क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस।
और ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस दो एंड के बीच अगर 1 वोल्ट है, करंट 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है, तो रेजिस्टेंस कंडक्टर का कितना होगा 1 ओम। ये बहुत बेसिक सी बातें हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बेसिक सी बातें हैं। चलो ये और करो, इसके बाद क्या है, 1 मिनट रुकना ज़रा, नहीं रेजिस्टेंस कल शुरू करेंगे। ये और ओमिक कंडक्टर्स वो होते हैं जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, नॉन ओमिक वो होते हैं जो ओबे नहीं करते। नॉन ओमिक कंडक्टर्स कौन से होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं, अगर कोई आपसे पूछे, डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स, ठीक है। ओमिक कंडक्टर्स मेटल्स, ठीक है। तनिष्क 5 मिनट का ब्रेक ले ले भाई।